चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए कल हमने लेक्चर कवर किया था द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। हमने पूरी कहानी अब अच्छे से समझ ली है। पहले हमने 1922 से 1930 के बीच में यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ख़त्म होने और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के शुरुआत होने के बीच का कैसा भारत का दौर था उसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया। हमने उसके दौरान स्वराजिस्ट पार्टीज़ के बारे में पढ़ा, हमने अदर नेशनल आइडियोलॉजीज़ जिसके अंदर रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के बारे में पढ़ा, हमने सोशलिज्म का जन्म और फिर कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की पेनिट्रेशन को पढ़ा, हमने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा, हमने ट्रेड यूनियन पीजेंट यूनियन मूवमेंट और इन सब से होते हुए फाइनली हम साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना प्रोग्राम से होते हुए एंटर कर गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसे वाइंड अप करते हुए हम नॉन कोऑपरेशन और उसे वाइंड अप करते हुए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस तक गए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से आज हमें एंटर करना है फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे 1937 में भारत में चुनाव होंगे जिसमें कांग्रेस मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाएगी और सरकार काफ़ी कामयाब बनाई जाएगी। आपको समझ आएगा आज के एक्ट में कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे डिफरेंट कम्युनिटी कार्ड्स प्ले किए, कैसे सोसाइटी को डिवाइड करने का काम किया। कभी भी इंडिया एक यूनाइटेड फ्रंट ना क्रिएट कर पाए और एक फेडरेशन ऐसी बनाई जाए जिसमें प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के बीच में एक द्वंद्व हमेशा रहे। कैसे गवर्नर जनरल को बाईपास करके शक्तियां दी गई जिसके तहत जो एक्चुअल में आपने एक्ट में डिलीवर किया वो सब कुछ कोलैप्स हो गया, हैंडीकैप हो गया। एक एक चीज़ का मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या लेकर के आया आपके लिए बताएंगे। पहले पृष्ठभूमि तो समझा दें क्या लेकर के आए हैं। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि क्या लेकर के आए वो तभी पता चलेगा कि क्या मांगा जा रहा था। आप लिफाफे में सेब लाए हैं कि पपीता, ये इस बात पे आधारित है कि जानने से पहले घर वाले आपसे मांग क्या रहे थे, तो फिर ही पता लगेगा ना आने के बाद लिफाफे में क्या है। तो इसलिए क्या माहौल था, क्या बैकग्राउंड थी, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। फिर ये क्लैरिटी हो पाएगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या दिया गया। तो माहौल क्या था देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके प्रावधानों से पूरी तरह से कांग्रेस नाराज़ थी। प्रावधान क्या थे? जो प्रोविंसेस हैं उन्हें एक लेवल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी, लेकिन ये पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। पार्शियली रिस्पॉन्सिबल से मेरा क्या पर्पज़ है कहने का? मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपने दो तरह के सब्जेक्ट बना दिए, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड सब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने की ताकत गवर्नर और उसकी काउंसिल जिसमें काउंसलर थे जिनको खुद गवर्नर ही चुनता था, यानी कि ऑफिसर्स, द मिनिस्टर्स। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं वो ट्रांसफ़र हो गए। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए शक्ति जो मिली वो मिली गवर्नर एंड द मिनिस्टर्स। यहाँ पे मिनिस्टर्स कौन हैं? जो जनता से चुन करके नुमाइंदे स्टेट लेजिस्लेचर में आए हैं। हालांकि उनमें से मिनिस्टर चुनने का अधिकार भी उनको गवर्नर के पास ही था, बट वो बात है कि वो लोग जनता के द्वारा चुन करके आए थे, पॉपुलरली इलेक्टेड कैंडिडेट्स। इस तरह से यदि 100 सब्जेक्ट हैं राज्य के हिस्से में आए स्टेट लिस्ट में, यानी कि प्रोविंशियल लिस्ट में अगर 100 सब्जेक्ट आए तो उनमें से 50 बट गए गवर्नर एंड द मिनिस्टर्स, 50 गवर्नर एंड द काउंसिलर्स। तो 50 रिस्पॉन्सिबली सरकार को गए और 50 जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर्स को। इस सेटअप से खुश नहीं थी कांग्रेस। इसमें फ्लॉ ये था मेन कि ये जिन मिनिस्टर्स को आपने पोर्टफोलियो दिए थे उन पोर्टफोलियो की वर्किंग के लिए जो फंड्स चाहिए थे वो फंड्स मेनली जिन मिनिस्टर्स के पास थे वो काउंसिलर्स थे, और फंड्स के बिना मंत्रालय नहीं चल सकते। दूसरी बात, आपने सब्जेक्ट का विभाजन ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में ऐसे किया था कि एक सब्जेक्ट मान लीजिए एग्रीकल्चर ट्रांसफर्ड में है, इरिगेशन को आपने रिजर्व में रख लिया था। एग्रीकल्चर ट्रांसफ़र में है, लैंड रेवेन्यू को आपने रिजर्व में रख लिया। तो एक ही चीज़, अब आप एग्रीकल्चर का विकास अगर करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इरिगेशन करना। तो इरिगेशन आपने रख दिया है जाकर के रिजर्व सब्जेक्ट में। वहाँ पर फिर इस पॉपुलरली इलेक्टेड मंत्री को जिसको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मिला है उसे गिड़गिड़ाना पड़ेगा जा कर के काउंसिलर के पास।
यानी कि वो गवर्नर की काउंसिल वाले मेंबर के पास, उस मंत्री के पास, और वो इसका समर्थन करेगा नहीं तो एग्रीकल्चर का विकास होगा नहीं। ऐसे में आरोप इस मंत्री पे आएगा कि भाई देखिए, आप ही के देश का मंत्री है, पॉपुलरली इलेक्टेड है, फिर भी आपका विकास नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में आपकी कंट्री अनफिट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए। अभी ये देश इतना माकूल हुआ ही नहीं, परिपक्व हुआ ही नहीं कि यहाँ के नेता यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए एक जिम्मेदार सरकार चला सकें। आपके सामने नमूना है, देखिए, इनसे खेती बाड़ी का महकमा संभल नहीं रहा है, जबकि सही मायने में उस मंत्री की गलती नहीं थी, गलती उस सरकार की कार्य प्रणाली में थी, वर्किंग में थी, क्योंकि वर्किंग को आपने डिफेक्ट कर दिया एक्ट के अंदर इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस रख के। ये उस वक़्त में आपने ऐसा किया। इसके अलावा और भी बहुत सी मांगें कांग्रेस मांग रही थी जो आपने उस एक्ट में नहीं दिया। फाइनली कांग्रेस ने इस एक्ट की खिलाफत करते हुए, इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, इसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। फाइनली कांग्रेस ने इसकी खिलाफत करते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होल्ड किया और अल्टीमेटली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चौरी चौरा की घटना के बाद विफल हो गया। इसके बाद फाइनली कांग्रेस के एक सेक्शन ने ये प्रयास किया कि क्यों ना उस 1919 के एक्ट के तहत भारत में होने वाले चुनावों में क्यों ना हम शामिल हो करके कांग्रेस की इस नॉन कॉपरेशन की रणनीति को अंदर लेकर के जाएं। हमें लेजिस्लेचर्स में एंटर होना चाहिए और अंग्रेजी सरकार की जो दोहरा मापदंड है, जो दोहरा चेहरा है, हिपोक्रेसी, द डबल स्टैंडर्ड, उसे अंदर जा कर के प्रेस मीडिया के वाया जनता के बीच लाना चाहिए, खोखला करना चाहिए। तो इन लोगों ने काउंसिल्स में एंट्री लेनी शुरू की। ये स्वराजिस्टों का दौर था, ये स्वराजिस्ट पार्टी थी। 1923 से स्वराजिस्टों ने अंदर जाना शुरू कर दिया। इनके अंदर जाने के दो ही एजेंडे थे। पहला एजेंडा ये था कि नॉन कॉपरेशन जो अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे के बाहर की जा रही थी, इस नॉन कॉपरेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर ले जाना, यानी कि काउंसिल्स एंट्री करनी और वहाँ जाकर के संवैधानिक तौर पर ही उन काउंसिल्स को वर्क ना करने देना, उसे रोकना और अंग्रेजी सरकार के सामने ये प्रमाणित कर देना कि अंग्रेजी सरकार का ये जो टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन देने का तरीका है, 10 ईयर्स वाला कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें हर 10 ईयर के बाद पिछले कॉन्स्टिट्यूशन की समीक्षा होगी, रिव्यू होगा, फिर उसमें सुधार करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ये प्रक्रिया ही गलत है। एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आना चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भारतीयों की सलाह होनी चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे ग्रेजुअली पूरी तरह से इवॉल्व होके एक मैच्योर कॉन्स्टिट्यूशन बने, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट बने, ऐसा प्रोसीजर आना चाहिए। इसके खिलाफ अंग्रेज थे। वो चाहते थे कि हम पार्ट बाय पार्ट आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के वाया। वो इसलिए ऐसा चाहते थे कि टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा उनको ये था कि वे पिछले बार का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रोविज़न हम देंगे, नेक्स्ट टाइम उसे रिव्यू करने के लिए जो भी स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा, वो अगर किसी भी तरह से पिछली बार की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कर रही सरकारों के लिए एक लो ओपिनियन फॉर्म करेगा, तो फिर हमारे पास एक आधार होगा नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ना देने का, और हम अपने पिछले उठाए गए कदमों को जो उस समय के माहौल के दबाव में हमने उठा लिए होंगे, उनसे फिर हम वापस आ सकते हैं, उन कदमों से फिर वापस आ सकते हैं और भारत का स्टेटस फिर से वही बना देंगे कि ज़ीरो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन अगर एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जाए तो फिर हर बार आप क्या करते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के डिफेक्ट को ख़त्म करके उसे एक रेमेडी प्रोवाइड करके उसको प्रोग्रेसिवली एवोल्यूशन की तरफ आगे ले जाते हैं। ऐसे में हर आगे बढ़ता एक कदम निरंतर विकास की दिशा में ही होगा लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु। इससे वापस आने का चांस नहीं होता, फिर पीछे पैर हटाने का चांस नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अब एक परमानेंट है। एक परमानेंट सिस्टम आपने दे दिया, उसमें कमियां हो सकती हैं, उसके ऊपर कमेटियां गठित हो सकती हैं, वो रिव्यू दे सकती हैं, लेकिन हर रिव्यू का उद्देश्य रहेगा चैलेंजेस को ख़त्म पार करके आगे बढ़ाओ इसे। ऐसे में ब्रिटिशर्स को वो दिखता था कि ये नुकसान, इस तरह से तो 15-20 साल में फुली प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हो जाएगा और हमारे हाथों से ये कॉलोनी चली जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस की यही खिलाफत थी
कि भी ये जो आप टेम्प्रेरी प्रोविज़न इंडिया के लिए करते हैं इसको ख़त्म करिए, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम दीजिए, ताकि हम प्रत्येक कदम उठाने के बावजूद एक विकास की ओर बढ़ें, ना कि हमें ये डर लगा रहे कि 10 साल हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया और 10 साल के बाद पता नहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कौन सी कमेटी का गठन हो जाए, वो भारत आ जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया को ही यहाँ पे ख़त्म कर दे, पिछले कॉन्स्टिट्यूशन को नकार दे और ये कह दे कि भारतीय अभी इस लायक ही नहीं है कि वो संवैधानिक ढांचे में काम करके एक जिम्मेदार सरकार दे सकते हैं। इससे तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस ये कहती थी कि इस तरह के टेम्प्रेरी अरेंजमेंट को हम अनवर्केबल प्रूव कर देंगे, हम काउंसिल एंट्री करेंगे और हम वहाँ जा कर के अंग्रेज़ों का दोहरा चेहरा दिखाएंगे। जितना भी बजट का वो हिस्सा जो वोटेबल है, जिस पे हम वोटिंग कर सकते हैं, उस हिस्से को हम डिसफंक्शनल करा देंगे। बजट के तहत आने वाले वो फाइनेंसेस, वो पैसे, वो टैक्सेस हम वर्केबल नहीं रहने देंगे। सरकार की सप्लाई रोक देंगे, सरकार के पैसों की सप्लाई को रोक देंगे, सरकार को डिसफंक्शनल कर देंगे। जिन भी इश्यूज़ पर हमें क्वेश्चन करने की आज़ादी है उन पर हम क्वेश्चन करेंगे सरकार से, और हर क्वेश्चन के ऊपर अब 1919 के एक्ट में प्रावधान भी था कि आप सबॉर्डिनेट क्वेश्चन भी पूछ सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछेंगे और इन क्वेश्चनों के जवाब अंग्रेजी सरकार के मंत्रियों को देने होंगे। इसके तहत हम उनकी फजीहत करेंगे, किरकिरी करेंगे, हम बताएंगे कि ये सरकार जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में जो प्रावधान हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं कि हम पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे कुछ लॉज, कुछ प्रपोजल्स प्रपोज कर सकते हैं, उन्हें हम प्रपोज करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि अब अगर लिमिटेड स्फेयर में ही सही, लेकिन जो शक्तियां हमें मिली हैं उन शक्तियों का हम उपयोग करके ऐसे लॉज, ऐसे बिल प्रपोज करेंगे जिनसे जनहित के कार्य करने के लिए सरकार मजबूर हो और जनता के बीच हमारी एक सकारात्मक छवि बने। तो जनहित के कार्य करने के लिए बिल प्रपोज करके सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह बिहेव करे और हम एक नेशन बिल्डिंग की ओर बढ़ें। जिन बजट के प्रोविजंस पे वोटिंग का अधिकार है उनको कामयाब नहीं होने देंगे, सरकार की फंडिंग के सोर्स को चोक करेंगे, रोकेंगे। सरकार से क्वेश्चंस और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कर करके उसके दोहरे चेहरे को मीडिया, प्रेस और जनता के सामने रखेंगे और पूरी की पूरी काउंसिल को हर बार हम प्रोटेस्ट करके स्टॉल कर देंगे, हॉल्ट कर देंगे, प्रक्रिया चलने ही नहीं देंगे काउंसिल की। इससे हम यह प्रमाणित करेंगे कि ये 10-10 साल का देने वाला संविधान का सिस्टम इज़ नॉट करेक्ट, इसका कोई परमानेंट हल निकालिए। तो इस तरह से हम काउंसिल एंट्री करके ये काम करेंगे। ये स्वराजिस्टों का दौर था। इसके बाद फिर एक नई विकास हुआ, यहाँ पर ये साइमन कमीशन आया। सरकार ने ये वादा किया था 1919 के एक्ट के तहत कि इसके 10 साल पूरे होते ही हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट करेंगे जो ये समीक्षा करेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा था 1919 का, उसके तहत जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई प्रोविंसेस में वो कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही हैं, भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का स्कोप क्या है और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइंस क्या हों, इसके लिए स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा। वो बनाना था 1919 का एक्ट, क्योंकि 1921 में प्रभावी हुआ तो वो बनना चाहिए था 1931 में, वो बना दिया गया 1927 में। उसके तो कई कारण थे। एक कारण ये था कि कांग्रेस लगातार, अभी मैंने बताया कि यह कह रही थी कि ये टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम हमको नहीं चाहिए, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम लेकर के आइए। इसके लिए फिर कांग्रेस लगातार वो जो टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 1919 का एक्ट लाया गया था, उस एक्ट के तहत कांग्रेस उस एक्ट को वर्क नहीं करने दे रही थी, देश में काम नहीं करने दे रही थी प्रॉपर। और अंग्रेज़ों को यही था कि अगर 2 साल 3 साल और आगे चला गया तो कांग्रेस पूरी तरह से स्थापित कर देगी कि अंग्रेजी नीतियाँ कामकाजी नहीं हैं, अनवर्केबल लेवल पर ले जाएगी इस एक्ट के प्रोविज़न को और प्रमाणित हो जाएगा देश भर में, काफ़ी लोगों को अपने साथ जोड़ लेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म ऑफ द ब्रिटिशर्स इज़ नॉट वर्किंग इन इंडिया। तो समय से पहले ही हम इसका कोई हल निकालें, ऐसा उनका मानना था। दूसरा, वो ऐसा प्रमाणित करना चाहते थे कि हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस को लेकर के बहुत चिंतित हैं, इसलिए हम समय से पहले ही स्टैट्यूटरी कमीशन लेकर के आ रहे हैं। जबकि कारण उनके अपने निजी थे। उस समय की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, द सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ बर्किनहेड, जिन्होंने नवंबर 1927 में साइमन कमीशन बनाया, उनको सही मायने में ये चिंता थी सरकार को कि हमारी ये जो कंजर्वेटिव टॉरी गवर्नमेंट है ये गिर जाएगी, लेबर गवर्नमेंट आएगी 1929 में। तो और लेबर गवर्नमेंट जो है वो सही मायने में साम्राज्यवाद के हितों को नहीं जानती, वो कुछ ना कुछ भारत के हित में कर देगी। ऐसे में 2 फ़ायदे उसको हो जाएंगे। एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा
कि उसकी ब्रिटेन में पकड़ अच्छी बन जाएगी, उसे समर्थन एशियाई कॉलोनियों का और भारत का भी मिल जाएगा। और दूसरा ये हो जाएगा कि साम्राज्यवाद के जो इंटरेस्ट हैं, जो कंजर्वेटिव्स, हम बिजनेस में हैं, इंडस्ट्री में हैं, कैपिटलिस्ट हैं, हमारा नुकसान होगा, लेबर का, वर्कर का फ़ायदा होगा, तो लेबर और वर्कर बेस इसका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसे में इसके हाथों भारत का हल नहीं होना चाहिए। और उम्मीद यह है कि 1929 में लेबर गवर्नमेंट आ जाएगी ब्रिटेन के चुनाव में, तो उसके आने के पहले ही हम 1927 में ही स्टैट्यूटरी कमीशन बना देते हैं और भारत को वही देंगे जो हम चाहते हैं। अगला, उस समय भारत सांप्रदायिक दंगों के दौर से गुजर रहा था और बर्किनहेड उस समय ये मानते थे कि इंडिया की इस समय सबसे लोवेस्ट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है। इस समय में अगर हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन गठन करेंगे, वो बहुत ही लो लेवल ऑफ ओपिनियन फॉर्म करेगा इंडियंस के बारे में। इससे प्रमाणित हो जाएगा कि इंडियंस कैपेबल नहीं है अपने देश को चलाने के लिए। इस तरह की भिन्न भिन्न सोच दिमाग में रखते हुए उन्होंने स्टैट्यूटरी कमीशन भारत में भेजा और उस साइमन कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस। सबसे पहले साइमन कमीशन ये कहता है कि भारत में किसी तरह का कोई डोमिनियन स्टेटस अभी इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं होगा। दूसरा, साइमन कमीशन ने सेंट्रल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात नहीं की। हालांकि साइमन कमीशन ने स्टेट में, प्रोविंसेस में 1919 के एक्ट के द्वारा बनाई गई डायरकी को ख़त्म करने की बात की और बोला कि डायरकी नहीं होनी चाहिए, प्रोविंसेस ऑटोनॉमस होनी चाहिए, पर उसने गवर्नर को पहले से अधिक शक्तियाँ देने की बात की। इसके अलावा उसने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंटैक्ट रखने की बात की कि ये भारत में रहना चाहिए। उसने डिप्रेस्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन देने की बात की भारत में लेकर के। तो कुछ मोटी मोटी बातें साइमन कमीशन ने ये की। ये कांग्रेस को स्वीकार नहीं था, क्योंकि कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी इस समय, जिसका आधार था कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के आधार पर इंडिया को भी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया कंसिडर करके एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और सेंटर में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाए। प्रोविंसेस में फुल ऑटोनॉमी हो, डायरकी खत्म हो, लेकिन गवर्नर की शक्तियाँ कम रखी जाएँ और इलेक्टेड मिनिस्टर्स को ज़्यादा पावर दी जाए, चीफ मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दी जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम खत्म हो, एक जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम भारत में आना चाहिए। और जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं और बाकी कम्युनिटीज़ हैं, इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट ना दे करके रिजर्वेशन के प्रोसेस के तहत हमें सेफ गार्ड करना है, ऐसी इनकी मांगे थी। लेकिन साइमन कमीशन तो इसके बिल्कुल विरोध में था। इसके फिर काउंटर में नेहरू रिपोर्ट आती है, क्योंकि भारतीयों ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की फरवरी 1928 में, और उसके तहत ये डिसाइड हुआ कि मई 1928 में हम मिलेंगे और उस मीटिंग के दौरान हम तय करेंगे कि करना क्या है। मई 1928 की इस कमेटी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू कमेटी बना दी गई। अब नेहरू कमेटी के ऊपर 8 सदस्य और भी थे। ये जिम्मेदारी थी कि भैया आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करिए, एक ऐसे प्रिंसिपल सुझाइए जिसके तहत एक ऐसा संविधान बना सकें जो सभी दलों को स्वीकार हो। तो नेहरू कमेटी ने फिर रिकमेंडेशन जो सबमिट की उसमें यही था कि भाई एक डोमिनियन स्टेटस इंडिया को मिलना चाहिए। इनके सेंटर में, इनकी थीम में फुल्ली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कंसेप्ट था, अकॉर्डिंग टू द डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया ये बनाना चाहते थे कि इंडिया की पार्लियामेंट हो, ऐसा ये कहते थे, सेंटर में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाए। लेकिन नेहरू कमेटी के तहत जो मेन क्लॉज ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ये नहीं चाहते थे, ये जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहते थे। और माइनॉरिटीज़ को डील करने का इनका तरीका ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स होंगे और उन फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ सेफगार्ड्स होंगे, कुछ गारंटीज़ होंगी, जिसको तहत उन्होंने माइनॉरिटी को डील करने का तरीका ये बताया कि भाई जहाँ तक माइनॉरिटी के कल्चर, कस्टम, मैनर की बात है, तो माइनॉरिटी का रिलीजन, कस्टम, कल्चर, मैनर, लैंग्वेज सेफ गार्ड की जाएगी, गारंटी की जाएगी, प्रोटेक्ट की जाएगी। जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है, वहाँ तक माइनॉरिटीज़ को अश्योर किया जाता है कि सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले ही ट्रीट किया जाएगा, और माइनॉरिटीज़ के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन होगी। जिन जिन प्रोविंसेस में ये माइनॉरिटी में हैं, उन प्रोविंसेस में भी इनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न होगा उस प्रोविंस की लेजिस्लेचर में। और जिन जिन प्रोविंसेस में ये मेजॉरिटी में हैं, वहाँ पर जो नॉन माइनॉरिटी सेक्शन जो अदर देन माइनॉरिटी ग्रुप्स होंगे, जो माइनॉरिटी में आ जाएंगे ना वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसे ही प्रोविंस है जैसे बंगाल,
ऑल इंडिया लेवल पे तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं, लेकिन अब बंगाल में तो मुस्लिम मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पर फिर जो माइनॉरिटी में होगा, जैसे सपोज़ कीजिए हिंदूज़, तो फिर उनके लिए वहाँ पर रिजर्वेशन होगी, ऐसा प्रावधान रखा गया उस समय में। लेकिन इस जिन्ना को ये स्वीकार नहीं था। जिन्ना ने 1/3 रिजर्वेशन की बात की सेंट्रल लेजिस्लेचर में, और जिन्ना ने जॉइंट इलेक्टोरेट की खिलाफत की, सेपरेट इलेक्टोरेट ही मांगा। इसको लेकर के मोतीलाल नेहरू स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो फिर जिन्ना का अपना 14 सूत्री प्रोग्राम आ गया। और जिन्ना के 14 सूत्री प्रोग्राम में ये कहा कि एक फेडरल गवर्नमेंट हो, उसमें सेंटर लिमिटेड पावर के साथ हो, लेकिन प्रोविंसेस काफ़ी ऑटोनॉमस हों, ताकि कम से कम जो 5 प्रोविंसेस हैं, जैसे कि सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और पंजाब, यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम्स मेजॉरिटी हैं, और अगर प्रोविंसेस ऑटोनॉमस हो जाएंगी तो फिर वहाँ पर एक ऑटोनॉमस कैरेक्टर मुस्लिम कम्युनिटी को मिल जाएगा, और वो एटलीस्ट उन 5 प्रोविंसेस को डोमिनेट करेंगी। तो यूनिटरी सिस्टम की खिलाफत की, जबकि नेहरू रिपोर्ट थोड़ा यूनिटरी सिस्टम की तरफ जाती थी, क्योंकि सेंटर के लिए सेंट्रल लिस्ट थी, स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट थी, रेजिडरी इशू सेंटर के पास गए थे। लेकिन यहाँ पर जिन्ना के मामले में सेंटर के लिए सेंट्रल लिस्ट है, और उस लिस्ट में आइटम्स कम हैं क्योंकि सेंटर वीक है। स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट है, स्टेट ज़्यादा मजबूत है, आइटम भी ज़्यादा हैं, और रेजिडरी पावर, बची हुई शक्तियाँ, वो सेंटर के पास नहीं है, वो स्टेट के पास है। और यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की ही बात कही गई है, जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं चलेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट ही फॉलो किया जाएगा। मुस्लिम्स के कस्टम, कल्चर, मैनर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न रखे जाएंगे। सिविल सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज में उन्हें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इस तरह के सारे प्रावधान जिन्ना ने सुझा दिए। तो एक तरफ साइमन कमीशन जो 2 बार भारत आएगा, एक पहला दौर उसका 1928 का फरवरी से मार्च अप्रैल का, दूसरा दौर वो आएगा अक्टूबर 1928 से लेकर के अप्रैल 1929 तक रहेगा। तो उसके सुझाव मैंने आपको बताए। उसको काउंटर करने के लिए भारतीयों को उस समय के सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया ने, लॉर्ड बर्किनहेड ने चैलेंज दिया। तो भारतीयों ने फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बना करके एक कमेटी बनाई। इसमें पहले सारे ही जिन्ना, मुस्लिम लीग सब शामिल थे, हिंदू महासभा, लिबरल सब। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जिन्ना ने, तो वो अलग हो गए। उन्होंने इसके काउंटर में अपने 14 सूत्री प्रोग्राम दे दिया, और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ना साइमन कमीशन रिपोर्ट, ना नेहरू रिपोर्ट, ना जिन्ना का 14 सूत्री प्रोग्राम। और इंग्लैंड में सरकार बदल गई है 1929 में, कंजर्वेटिव गए, वहाँ लेबर पार्टी आ गई, और प्रधानमंत्री अब बाल्डविन नहीं है, प्रधानमंत्री अब रैमसे मैकडोनल्ड हैं। और अब फाइनली भारत में फिर से एक कंसेप्ट लाया जाता है कि चलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की ओर चलते हैं। और रैमसे मैकडोनल्ड के आने की वजह से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को रैमसे ही ये कहते हैं, मैकडोनल्ड कहते हैं कि भैया इनको समझाओ कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम बनाएंगे, एक डोमिनियन स्टेटस के विषय में सोचेंगे, लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पे आ जाओ सारे प्रतिनिधिमंडल, वहाँ बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। और फिर 1930 से लेकर के 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस उसमें हुई, जिसमें पहली और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं गई, दूसरी में गई, गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया, लेकिन वहाँ पर भी कम्युनल इश्यूज़ मजबूत रहे। अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लास को लेकर के सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, मुस्लिम लीग अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख अपने लिए, एंग्लो इंडियन अपने लिए, इंडियन क्रिश्चियंस अपने लिए, यूरोपियंस अपने लिए। और अंग्रेज़ तो इससे भी कई कदम आगे चले गए, उन्होंने लेबर को, लैंडलॉर्ड को, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को और डिप्रेस्ड क्लासेस को, इन सबको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से निष्कर्ष ये निकला कि भाई एक ऑल इंडिया फेडरेशन हो, ये पहली बात। दूसरी बात, एक लेवल पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में हो, लेकिन गवर्नर जनरल की शक्तियाँ काफ़ी हो गई, क्योंकि उसमें कई तरह के सेफगार्ड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नर जनरल को दे दी गई। और तीसरी बात इसमें थी कि प्रोविंसेस ऑटोनॉमस हों, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, और सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम भी फॉलो हो। तो एक तरफ ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स दोनों शामिल होंगे। दूसरा, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, लेकिन गवर्नर जनरल को शक्तियाँ काफ़ी मिलेंगी। तीसरा, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन है तो प्रोविंसेस काफ़ी ऑटोनॉमस होंगी, फेडरल सिस्टम बनाया जाएगा। चौथा, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉलो होंगे। मोटा मोटी ये 4 चीज़ें निकल करके आती हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से। इसकी बहस इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बेसिस पे मार्च 1933 में एक वाइट पेपर सबमिट हुआ। उस वाइट पेपर को स्टडी करने के लिए
फाइनली एक पार्लियामेंट्री जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई गई। जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष लिंगलिथगो को बनाया गया और उसमें ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स, इनको रिप्रेजेंटेशन दी गई, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को भी जगह दी गई। और उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर, ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ मार्च 1934 के अराउंड, और उस ड्राफ्ट को फाइनली प्रेजेंट किया गया फरवरी 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट। जुलाई 1935 को ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर के राष्ट्रपति के यानी कि वहाँ के क्राउन के पास पहुँचा, और अगस्त 1935 को क्राउन का असेंट मिलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन गया। इस तरह से ये सारी प्रक्रिया, ये सारी बैकग्राउंड को फॉलो करते हुए 1935 के एक्ट की पृष्ठभूमि बनी। हमने सारे पिछले लेक्चर्स में एक एक चीज़ पे इंडिविजुअल लेक्चर रखा हुआ है, लेकिन आज के लेक्चर की मर्यादा भी ये थी कि हम इसके विषय में बताएं। और फाइनली अगर आपसे कोई पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज तो पूछे जाते हैं, जो आज का आपका कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। उसमें एक सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सोर्सेज में सबसे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट साइमन कमीशन रिपोर्ट, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से जन्मी नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्री प्रोग्राम, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मार्च 1933 का वाइट पेपर, पार्लियामेंट्री जॉइंट सेलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस, उनका ड्राफ्ट, और लोथियन कमेटी जो इलेक्शन कैसे हों उसके ऊपर लोथियन कमेटी बनाई उन्होंने, उसकी रिकमेंडेशंस। इसके बेसिस इन सोर्सेज को फॉलो करके बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसने फाइनली तीन चीज़ों पे काम किया। एक, ऑल इंडिया फेडरेशन विद द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और तीसरा, द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। इनकी पालना करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अब इसे हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, पहले सेंटर फिर प्रोविंसेस। जब सेंटर में करेंगे तो सेंटर में पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव समझा दूंगा सारा, और फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर समझा दूंगा। इसी तरह से जब प्रोविंस में करेंगे तो प्रोविंस एग्जीक्यूटिव फिर प्रोविंस लेजिस्लेचर, और सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सेंटर के लिए क्या प्रोविजंस लाए गए इस एक्ट के तहत। सबसे पहली चीज़ तो ये कहा गया कि एक फेडरेशन इस्टेब्लिश होगी। फेडरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक सेंट्रल लेजिस्लेचर होगी, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होगी। सेंट्रल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे हम, यूनियन, द फेडरेशन, उसमें दोनों आएंगे। ब्रिटिश इंडिया, वो एरिया जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर था, और द प्रिंसली स्टेट्स। शर्त अब ये है कि ये जो फेडरेशन है, इस फेडरेशन में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर आती है इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, इस सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंडर 104 सीट्स, 104 सीट्स अपर हाउस को देंगे, और अपर हाउस का नाम है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो एक बाय कैमरल लेजिस्लेचर बनेगी, जैसे आज की आपकी पार्लियामेंट है, संसद, वो बाय कैमरल है। अपर हाउस आज की डेट में कहलाता है काउंसिल ऑफ द स्टेट, दैट इज़ द राज्यसभा। उस टाइम पे भी उसका नाम था काउंसिल ऑफ द स्टेट। और लोअर हाउस जो है आज कहलाता है लोकसभा, द हाउस ऑफ द पीपल, और उस समय कहलाता था द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अपर हाउस द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज़ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, और लोअर हाउस द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो शर्त ये रखी गई कि जो अपर हाउस है, उस अपर हाउस में टोटल 260 सीट्स थी, जिनमें से 156 सीट्स तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को एलोकेट किया। 104 सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को दी, ऑलमोस्ट 1/3। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये कहा गया कि एक फेडरेशन होगी, उस फेडरेशन में सारी 11 की 11 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस होंगी, 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होंगी, और सभी वो प्रिंसली स्टेट्स जो आना चाहते हैं, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स की एंट्री इस फेडरेशन में मैंडेटरी नहीं थी, वॉलंटियर थी। ये बात आप समझिए, यही MCQ बनेगा।
सवाल ये आता है इसे वॉलेंटियर को रखा गया। वॉलेंटियर इसे इसलिए रखा गया क्योंकि अंग्रेज़ों को ये पता था कि प्रिंसली स्टेट्स इस फेडरेशन में एंटर होने से मानेंगे ही नहीं, और फेडरेशन का प्रारूप, फेडरेशन का ये फॉर्म एग्जीक्यूट तब होगा प्रैक्टिकली जब प्रिंसली स्टेट्स इसमें शामिल होंगे। और ये एलिजिबिलिटी, ये शर्त फेडरेशन के सफल होने की क्या थी कि सेंट्रल लेवल पे वो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसमें 104 सीटें एलोकेट की हैं प्रिंसली स्टेट्स को, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द सीट्स ऑक्यूपाइड हों, पहली कंडीशन। 104 में से हाफ ऑफ द सीट्स ऑक्यूपाइड होनी चाहिए बाय द प्रिंसली स्टेट्स। और जिन प्रिंसली स्टेट्स ने वो आधी सीटें भरी हैं अपने नुमाइंदे भेज के, उन प्रिंसली स्टेट्स की जनसंख्या सारे प्रिंसली स्टेट की टोटल जनसंख्या का आधी होनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको सीट्स काफ़ी एलोकेटेड हैं तो वो आ गई और उन्होंने आकर के आधी सीटें भर दी हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट की, तो फिर नंबर वाइज कितनी सारी प्रिंसली स्टेट्स तो अभी शामिल ही नहीं थी, लेकिन फिर भी फेडरेशन फोर्स में आ गई। तो फिर दूसरी एलिजिबिलिटी यहाँ पर है कि जनसंख्या, पहली तो 104 में से आधी सीटें भरनी जरूरी हैं प्रिंसली स्टेट्स के वाया, और दूसरी जिन प्रिंसली स्टेट्स ने वो सीटें भरी हैं उनकी जनसंख्या सारी प्रिंसली स्टेट्स की टोटल जनसंख्या का आधा भी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सफल होती हैं तो फिर प्रिंसली स्टेट्स के इंक्लूजन से ये सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये फेडरेशन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होती नज़र आती। और ये नहीं होता तो फिर ये नहीं होगा, और उन्हें यकीन था कि ये नहीं होगा। ऐसे में जो प्रिंसली स्टेट वॉलेंटरली, स्वेच्छा से राज़ी हुई है कि वो आना चाहती है फेडरेशन में, उसके आने के लिए जो मोड रखा गया वो रखा गया कि वो किस तरह से अपने आप को एक्सीड कर रही है ऑल इंडिया फेडरेशन में। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट तैयार होगा, एक खाका तैयार होगा, एक डाटा दस्तावेज तैयार होगा, उसका नाम होगा द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके सारी शर्तें उसमें लिखी होंगी, उसके बेसिस पे वो प्रिंसली स्टेट एक्सीड कर जाएगी इस फेडरेशन को। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अलग अलग प्रिंसली स्टेट के साथ अलग अलग तरह से तैयार होगा। तो हर तरह की प्रिंसली स्टेट्स अपने राइट्स, अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाएंगी। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर के साथ भी था भारत का, और उन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कई तरह के क्लॉजेज होंगे, और उसके तहत फिर वो एक्सीड होकर के आएंगे इंडिया में, तो भी वो इंडिया की इस फेडरेशन को कभी चलने नहीं देंगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ही इतने यूनिक क्लॉजेज होंगे कि उसमें दर्ज वो धाराएं कभी भी इस संविधान को, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को वर्केबल रहने नहीं देंगे। इंडिया कभी वर्क कर ही नहीं पाएगा। और हम हमेशा इसी दुहाई के नाम पर कि इंडिया राजनीतिक तौर पर अभी उतना मैच्योर और परिपक्व नहीं है, भारत में शासन करते चले जाएंगे। चालाकी देखिए, पहले शर्त ही ऐसी रखी है कि पता है कि प्रिंसली स्टेट्स आएंगी नहीं, तो भी फेडरेशन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। दूसरी चालाकी देखिए कि अगर प्रिंसली स्टेट्स आएंगी तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के वाया आ जाएंगी, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में आप उस समय इंडियन फेडरेशन को ज्वाइन करने के लिए जो क्लॉजेज रखवाएंगे वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए रखवाएंगे। उनको कल को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आने वाले समय में एक बाधा बन सकती है। आपने देखा इतने लंबे समय तक भारत और कश्मीर के संबंधों में धारा 370 एक बड़ा मुद्दा बनी रही। इस तरह से बाकी राज्यों के साथ भी ये मुद्दे बन सकते थे। बहरहाल 11 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके बनने वाली थी ये इंडियन फेडरेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब इसमें बात करते हैं कि सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव वर्क कैसे करेगा। तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी, और ऑटोनॉमी कैसे दी जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप। उस वक़्त सेंटर पूरा जो था वो तो अंग्रेज़ों के ही कंट्रोल में था, लेकिन थोड़ी शुरुआत की गई प्रोविंसेस से, और प्रोविंसेस में इसे देने का काम क्या रहा कि आपने आधे सब्जेक्ट जो हैं वो भारतीयों को दे दिए, आधे अंग्रेज़ों के पास रह गए। तो ट्रांसफर्ड ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट,
इस बार की प्रक्रिया में प्रोविंसेस से तो ये ख़त्म कर दिया, लेकिन केंद्र में अब इसे, क्योंकि अब केंद्र में भी जिम्मेवार सरकार देनी है, तो डायरकी सेंटर में आई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रोविंसेस से डायरकी ख़त्म हुई, सेंटर में डायरकी लागू हुई। इसका मतलब क्या है कि अब जनता अपने नुमाइंदे चुन करके भेजेगी। अपर हाउस यानी कि काउंसिल ऑफ द स्टेट में कुल 260, जिसमें से 156 ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, वो इलेक्ट होके आएंगे, और 104 प्रिंसली स्टेट से आएंगे, उन्हें प्रिंसेस नॉमिनेट करेंगे। इलेक्टेड कम नॉमिनेटेड मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा बनाएंगे। 375 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में आएंगे, लोअर हाउस में, जिनमें से 250 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आएंगे और 135 यानी कि ऑलमोस्ट 40% वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे। यहाँ पर भी प्रिंसली स्टेट से इन्हें नॉमिनेट ही करेंगे। पर केंद्र के स्तर पर भिन्न भिन्न पार्टियाँ जो हैं उनके मेंबर चुन करके आएंगे, और उन्हीं मेंबरों में से जो गवर्नर जनरल है वो मिनिस्टर चुनेगा। तो गवर्नर जनरल को चॉइस है जनता के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शन के प्रोसीजर को फॉलो करके जो मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट्स और गलत हो रहा है भाजी, डायरकी यहाँ पर सेंटर में अब कैसे वर्क करेगी, उसका तरीका ये है कि जो भी मेंबर चुन करके अब आए या जो भी मेंबर नॉमिनेटेड होकर के आए, प्रिंसली स्टेट से आए हैं तो नॉमिनेटेड हैं, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस में, चाहे काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस में, और ब्रिटिश इंडिया से आए हैं तो इलेक्टेड हैं। अगर काउंसिल ऑफ स्टेट है तो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन प्लस नॉमिनेशन के वाया जो मेंबर चुन करके इस लेजिस्लेचर में आ जाएंगे, उनमें से अब गवर्नर जनरल जो हैं वो मंत्री चुनेंगे। आई बात समझ में? तो गवर्नर जनरल मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स के ऊपर इन मंत्रियों की सलाह से काम करेगा अब, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल से मिलके काम करता था, उसे हम कहते थे गवर्नर जनरल काउंसिल या फिर इम्पीरियल काउंसिल। गवर्नर जनरल के काम करने के लिए उसके काउंसलर्स होते थे, मंत्री नहीं होते थे। इस बार मंत्री होंगे। मंत्री वो होंगे जो भारत से चुने हैं या नॉमिनेटेड हैं। ऐसे में इसी बेसिस पे से कहा गया है कि अब सेंटर में डायरकी है। क्यों है? क्योंकि जो भी सब्जेक्ट रिजर्व्ड सब्जेक्ट हैं, रिजर्व्ड सब्जेक्ट का यहाँ पर मतलब क्या है, गवर्नर जनरल के ज़िम्मे कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। जो भी सब्जेक्ट्स उन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कंट्री की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति बनी रहे, उसे कोई खतरा ना हो, इस मुद्दे को लेकर के इस सब्जेक्ट के ऊपर जब भी गवर्नर जनरल कार्य करेंगे तो ये गवर्नर जनरल की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कवर्ड टास्क है। तो इस मामले में काम करते हुए गवर्नर जनरल अपनी 3 मेंबरी काउंसिल के साथ मिलकर के काम करेगा। आई बात समझ में? टू मेंटेन द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द कंट्री, सो गवर्नर जनरल विल वर्क अकॉर्डिंग टू द 3 मेंबरी काउंसिल विच इज़ एडवाइजरी काउंसिल टू द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल उनकी एडवाइस माने ना माने वो गवर्नर जनरल के ऊपर है, कि 3 मेंबर की काउंसिल के साथ। लेकिन इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं, अभी मैं स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सारे सब्जेक्ट बता दूंगा, लेकिन इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर गवर्नर जनरल 10 मिनिस्टर्स की काउंसिल की एड एंड एडवाइस से काम करेगा। ये मिनिस्टर जो हैं वो लेजिस्लेचर से उठाए हुए मिनिस्टर्स हैं। इस तरह से गवर्नर जनरल 2 दफ़ा काम कर रहा है। एक तरफ अपनी 3 मेंबरी काउंसिल की सलाह से, वो 3 मेंबरी काउंसिल के जो मेंबर हैं वो अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और दूसरे मुद्दों पर गवर्नर जनरल काम कर रहा है मिनिस्टर्स जो कि 10 हैं उनकी एड एंड एडवाइस पे। ये जो हैं ये लेजिस्लेचर से लिए गए मिनिस्टर्स हैं, ये नॉन ऑफिशियल लोग हैं, ऑफिशियल लोग नहीं हैं। तो सब्जेक्ट 2 हुए, इसलिए इसे द्वैध शासन कहा, डायरकी बोल दिया। तो सेंटर में डायरकी लागू कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी हैं। ये जो मिनिस्टर हैं इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल पे डिपेंड करती है, पहली बात। दूसरी बात, ये मिनिस्टर्स
रिस्पॉन्सिबल होंगे टूवर्ड्स द सेंट्रल लेजिस्लेचर। इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल करेगा। ये मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल लेजिस्लेचर, मतलब ये जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों के लिए इनसे सवाल जवाब करने की जो हिम्मत है वो लेजिस्लेचर के पास है। वो इनसे इनकी कार्रवाइयों के बारे में पूछेंगे। पहली बात होती है रिस्पॉन्सिबल की, और दूसरा गुण ये होता है कि ये तभी तक मिनिस्टर हैं जब तक इन मिनिस्टर्स को लेजिस्लेचर में बैठे मेंबर्स की सपोर्ट है। अगर इन मिनिस्टर्स को लेजिस्लेचर में बैठे मेंबरों की सपोर्ट नहीं है तो फिर ये मिनिस्टर भी नहीं रह सकते। इसका मतलब ये जिम्मेदार हैं लेजिस्लेचर के प्रति। पहला गुण पर जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि भाई ये जवाबदेह हैं, इन्हें जवाब देने पड़ेंगे उनके सवालों के। अपने सारा कामकाज उनके सामने रखते हैं और कामकाज करने की अनुमतियां भी वहीं से लेते हैं लेजिस्लेचर से, क्योंकि वहीं से लॉ बन के आता है। और दूसरा, ये तभी तक एग्जीक्यूटिव में हैं, तभी तक ये कार्यकारिणी में हैं, तभी तक ये सरकार में यानी कि सत्ता में हैं, मंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। ये कितने नाम बता दिए मैंने एक ही चीज़ के। कार्यकारिणी मतलब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब सरकार, माने मंत्रीगण, माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। ये सारी पोजीशन इनके पास तभी तक है जब तक इनके पास कॉन्फिडेंस है लेजिस्लेचर में बैठे मेंबर का। इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है उनके प्रति। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी, इनकी अपॉइंटमेंट अपनी चॉइस से गवर्नर जनरल कर रहा है और इनको मंत्री पद से हटाएगा भी अपनी चॉइस से गवर्नर जनरल। तो मंत्रियों का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, मंत्री गवर्नर जनरल के प्लेजर पे काम कर रहे हैं। अब आज भी मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे देश में जो मंत्री बनते हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, लेकिन उन्हें प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से हटा नहीं सकता, उन्हें अपॉइंट भी प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। तो आज भी हमारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बर्खास्त भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री वो होता है जो लीडिंग पार्टी का या कोalition का लीडर है और राष्ट्रपति बाउंड है उसे ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और बाकी के सभी मंत्री वो होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को रेकमेंड किया होता है, और प्रधानमंत्री ही रेकमेंड करता है राष्ट्रपति को कि अब इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। तो ये हैं आज की राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो ली तो गवर्नर जनरल से गई हैं, लेकिन आज फुली रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। वो यहाँ से नज़र आता है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ये नहीं कर सकते, राष्ट्रपति बाउंड हैं एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल के। लेकिन उस समय में गवर्नर जनरल अपनी चॉइस से किसी को मंत्री उठा सकता था, वो बात अलग है, उठाएगा उसे वो लेजिस्लेचर से ही, लेकिन वही गवर्नर जनरल उसे मंत्री पद से हटा भी सकता था, वो उनके प्लेजर पे काम करते थे। तो इससे तो ये तय हो गया कि एक तरफ इन मंत्रियों की एक जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रति भी बनती है और वही मंत्री लेजिस्लेचर के प्रति भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो मंत्री तब तक रहेंगे जब तक उन्हें लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस है। गवर्नर जनरल चाह रहा है सिर्फ इसलिए भी मंत्री नहीं रह सकते अगर लेजिस्लेचर कहती है कि भाई अब ये हमारा इन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी फिर वो नहीं रह पाएंगे। तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा सिस्टम जैसा कभी प्रोविंसेस में था वैसा सेंटर में लागू हुआ। एक जिम्मेदारी लेजिस्लेचर के प्रति, एक जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रति। इस तरह का लेवल हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में देखने को मिला। ये कुछ बारीक पॉइंट है जो आपको समझने हैं। अब बात आती है सेंट्रल लेजिस्लेचर की। सेंट्रल लेजिस्लेचर में मैंने आपको बताया 2 हाउसेज आपको नज़र आएंगे। पहला हाउस आपको जो नज़र आता है दैट इज़ द अपर हाउस, द काउंसिल ऑफ द स्टेट। दूसरा हाउस आपको नज़र आता है द लोअर हाउस, द असेंबली। लोअर हाउस में 375 सीट्स हैं, 250 ब्रिटिश इंडिया से, 125 प्रिंसली स्टेट से। जो ब्रिटिश इंडिया से सीट्स आएंगी उन सीट्स पे, ब्रिटिश इंडिया की सीट्स पे वोटिंग इनडायरेक्टली होगी। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स। अगर आप पार्लियामेंटेरियन सिस्टम देने की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो होता ही नहीं है पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में कि लोअर हाउस के कैंडिडेट इनडायरेक्टली चुने जाएं। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुनने के लिए वोट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर डालेंगे और ये लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत चुने जाएंगे।
जैसे आज की डेट में हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये एक तरह की यूनिक प्रोसेस था। जबकि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ 260 है, उसके 156 ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, 104 आएंगे प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड। वो जो 156 ब्रिटिश इंडिया से आएंगे वो इलेक्टेड हैं और डायरेक्टली इलेक्टेड हैं जनता के द्वारा। जबकि हमारे आज के राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो राज्यों की विधानसभा के एमपीज़ के द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज बना के चुन करके भेजे जाते हैं। तो ये उल्टा कर दिया। उस वक्त के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो अपर हाउस यानी कि राज्यसभा है, मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। उस समय की लोकसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। आज के सिस्टम से उल्टा, जो कि पार्लियामेंटेरियन सिस्टम को वायलेट करता है। तो ये एक सिस्टम लाया गया। अपर हाउस में जो मेंबर चुन करके आएंगे, 1/3 मेंबर हर 3 साल में अपना कार्यकाल पूरा करके अपनी सीट वेकेट कर देंगे, खाली कर देंगे, रिटायर हो जाएंगे। और जो लोअर हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 5 साल के लिए होगी। तो अपर हाउस के मेंबर 1/3 मेंबर हर 3 ईयर पे रिटायर होते जाएंगे और लोअर हाउस टोटल 5 ईयर के लिए होगा। इस तरह का प्रावधान उस समय में रखा गया। लोअर हाउस के लिए और अपर हाउस के लिए सीट्स का एलोकेशन कैसे रखा गया, इसे भी समझना ज़रूरी है। इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को फॉलो किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम सिर्फ मुसलमानों के पास ही नहीं रहा, वो मुस्लिम्स के साथ साथ सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, क्रिश्चियंस, लैंडलॉर्ड, लेबर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन सभी सेगमेंट्स को दिया, इंक्लूडिंग द डिप्रेस्ड क्लासेस को नहीं देने दिया। मैं आपको पहले बता दूं, पूना पैक्ट हो गया था, ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई डिप्रेस्ड क्लासेस को मिला। पूना पैक्ट का महत्व ही ये था कि उन्हें इसमें नहीं आने दिया। तो फिर कौन कौन इसमें इंक्लूड हुआ? मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, इंडियन क्रिश्चियन, ये तो हो गई कम्युनिटीज़। लेबर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, लैंडलॉर्ड, यूनिवर्सिटीज़, टी एस्टेट्स, यूनियन, इन सबको क्या दे दिया? सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अल्टीमेटली अब इसमें क्या सिस्टम फॉर्मेट क्या फॉलो होगा? जो भी वोटर इन सेपरेट इलेक्टोरेट में फॉल नहीं करता, वो वोटर जनरल वोटर है। वो किस में आता है? जनरल इलेक्टोरेट में आता है। ये बात समझ आ गई? और इस जनरल इलेक्टोरेट के अंदर रिजर्वेशन है सीट्स का डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। समझ आई बात? इस जनरल इलेक्टोरेट के पास रिजर्वेशन है किसका? डिप्रेस्ड क्लासेस का। डिप्रेस्ड क्लासेस क्या करेंगी? जो उनकी सीट्स रिजर्व हैं, पहले प्राइमरी फेज़ में अपनी हर रिजर्व सीट के लिए 4 कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस वोट डालेंगी। जब वो 4 कैंडिडेट इलेक्ट हो जाएंगे, फिर वो कैंडिडेट जो रिजर्व सीट पे हैं और उसी जनरल इलेक्टोरेट के वो कैंडिडेट जो अनरिजर्व्ड हैं, ये सारे खड़े होंगे और इन सभी के लिए लोअर कास्ट हिंदूज़ एंड अपर कास्ट हिंदू, यानी कि लोअर कास्ट में डिप्रेस्ड और अपर कास्ट हिंदू सारे मिल करके जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम के तहत वोट डालेंगे। ये बात समझ में आ गई? इस प्रक्रिया का पालन यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेचर के सिस्टम के तौर पर किया गया। अब हम इसका आकलन करते हैं कि इसमें सेंट्रल लेवल पर आपने क्या दिया और क्या लिया। देखिए, इवैल्यूएशन जब हम सेंट्रल लेवल पे करते हैं तो क्या उभर के आती है छवि? सबसे पहली चीज़ कि एक तरफ आपने लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश किया, उसे शक्तियाँ भी दी। किस तरह से? आपने एक फेडरल सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। ये कैसे पता चलता है? आपने केंद्र के सब्जेक्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव लिस्ट में रख दिए, राज्यों के सब्जेक्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में रख दिए, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो साझा थे, उन्हें कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में रखा। जैसे आज की डेट में आपके 7th शेड्यूल में गिवन